जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का शिवांगी नर्सिंग एकेडमी की इस ऑनलाइन क्लास में। आज की इस क्लास में अपन अपना जो चैप्टर नंबर 4 चल रहा है, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, इसी को आगे बढ़ाएंगे। और लास्ट जो क्लास अपन ने करी थी उसका लास्ट टॉपिक था एम्पियर नियम के अनुप्रयोग। उसमें अपन ने दो अनुप्रयोग कर लिए थे। एक सीधे लंबे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकाला था, फिर एक ठोस बेलनाकार तार लिया था और उसके कारण अपन ने चुंबकीय क्षेत्र निकाला था। ठीक है, ये दो पॉइंट अपन ने कर लिए थे। आज अपन एम्पियर नियम के अनुप्रयोग में जो दो अनुप्रयोग करने के बाद अपने दो और बच जाते हैं। एक तो बच जाएगा आपके परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र और एक है टोरॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र। कुल मिला के 4 अनुप्रयोग हैं किसके, एम्पियर नियम के। ठीक है, एक बार थोड़ा सा मैं आपको लास्ट क्लास का रिवीजन करवा देता हूँ कि एम्पियर का जो नियम है, बंद परिपथीय नियम, इसमें अपन ने पढ़ा था कि जो चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन वो किसके बराबर होता है, म्यू नॉट सिग्मा आई के। यानी हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन निर्वात की चुंबकशीलता तथा उस बंद पथ से गुजरने वाली समस्त धाराओं के बीजगणितीय योग के गुणनफल के बराबर होता है। और इसका फॉर्मूला ये अपन ने लिखा था। इसके अलावा इसको आप ये भी लिख सकते हो, BDL cos थीटा बराबर म्यू नॉट सिग्मा आई। ठीक है, इसी का यूज करके अपन क्या करते हैं, दोनों ये जो आपके अनुप्रयोग लिए थे अपन ने, इनका चुंबकीय क्षेत्र फाइंड किया था। ठीक है, और क्या आया था देखिए एक बार यहाँ पे लिख रहा हूं मैं। सीधे लंबे धारावाही चालक तार के कारण आया था आपका चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। ठीक है, ये तो आया था एक सीधे लंबे धारावाही चालक तार के कारण। और ठोस बेलनाकार तार के कारण तीन स्थितियों पर अपन ने करा था। एक अपन ने ठोस जो आपका बेलनाकार तार है इसके बाहरी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकाला, तो वो आया था आपके म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। फिर अपन ने क्या करा, सतह पे बिंदु लिया और सतह पर आया था म्यू नॉट आई अपॉन 2π कैपिटल आर, क्योंकि जो बेलनाकार आपका जो तार है उसकी त्रिज्या कितनी ली थी, कैपिटल आर ली थी। अब फर्क कहाँ पर आएगा, जब अपन बिंदु जो ले रहे हो आप उसको बेलनाकार तार के अंदर लेंगे, तब आपके वहाँ धारा का मान चेंज आया था और उसके अकॉर्डिंग अपना चुंबकीय क्षेत्र का मान निकलेगा। ठीक है, तो अब अपन चलते हैं अपने थर्ड नंबर अनुप्रयोग पे, जो कि है परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो हेडिंग डालिए आप, परिनालिका के कारण, परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ये एम्पियर की नियम के सहायता से ही निकलेगा। बस आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कौन सा काम में ले रहे हैं, परिनालिका यहाँ पे काम में ली जा रही। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो परिनालिका को समझाओ, परिनालिका क्या होती है। परिनालिका में क्या होता है, एक नली के समान, ये एक नली के समान जो आपका तांबे के तार है, तांबे के तार की सहायता से इस प्रकार की एक संरचना तैयार करते हैं अपन, जिसे हम क्या कहते हैं, परिनालिका। क्या कहेंगे बोलो, परिनालिका। यानी कि तांबे का जो विद्युत रुद्ध तार होता है, तांबे के तार को हम पास पास में लपेट कर, बहुत सारे फेरे पास पास में लपेटे हुए दिख रहे हैं आपको, इस प्रकार क्या करते हैं, एक परिनालिका तैयार करते हैं और इसके कारण हम निकालना चाहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। तो कैसे निकालेंगे, तो देखो आप, ये है परिनालिका। अब देखो परिनालिका के कारण आपको चाहिए चुंबकीय क्षेत्र, और चुंबकीय क्षेत्र अपन पढ़ रहे हैं एम्पियर नियम के अनुप्रयोग, तो इसमें अपन फॉर्मूला यूज करने वाले हैं BDL cos थीटा बराबर म्यू नॉट सिग्मा आई। ठीक, तो क्या चीजें चाहिए आपको, क्या क्या पॉइंट आपको पहले से चाहिए इस फॉर्मूले को लगाने के लिए। तो देखो, एक तो आपको चुंबकीय क्षेत्र जो आपको निकालना है, फिर आपके है DL। DL क्या होता है,
एम्पियर का जो बंद पथ होता है ना, इसका अल्पांश होता है dl, एक ये चाहिए, और इन दोनों के बीच का जो कोण होता है वो थीटा हो जाएगा, और फिर इधर चाहिए आपको सिग्मा आई, यानी उस एम्पियर के बंद पथ में से कितनी धारा यहाँ पे गुजर रही है, ये सारी चीजें आपको चाहिए। तो देखो यहाँ पर आप क्या दर्शाओगे, सबसे पहले कि इस परिनालिका में से धारा जो गुजर रही है वो आई गुजर रही है, ठीक है, परिनालिका है, इसमें से धारा कितनी गुजर रही है, हम कह रहे हैं आई धारा यहाँ पे प्रवाहित हो रही है। फिर अपन बात करें कि इस परिनालिका के अंदर जो धारा की डायरेक्शन है वो मान लेते हैं अपन इस प्रकार से, यानी कहने का मतलब मान लो ये आपकी परिनालिका है, इस पे जो धारा जा रही है, जो लपेटे हुए तार है वो इस प्रकार से, और धारा की डायरेक्शन ये है, यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार से, ठीक है भाई। अब यहाँ जो डायग्राम दिख रहा है आपको, इसकी सहायता से यदि आप चुंबकीय क्षेत्र निकालोगे ना तो थोड़ी सी आपको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि यहाँ हम ना तो धारा को दर्शा पा रहे हैं, यहाँ आपको दिख नहीं रहा है कि ये किस साइड में जा रही है धारा, इधर दिख, ऐसे लग रहा है कि या तो आपको कंफ्यूजन रहेगा कि अंदर जा रही है धारा, या यहाँ पे लगेगा कि यहाँ से अंदर जा रही है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसी डायग्राम को एक सेकंड तरीके से बनाएंगे। क्या करेंगे भाई, सेकंड तरीका क्या है, तो देखिए आप, हम क्या कर रहे हैं, ये जो ऊपर वाली सतह है ना, इस सतह को और ये जो नीचे वाली सतह है, इन दोनों सतह को अपन अलग बना लेते हैं। यहाँ अपन मान लेते हैं ये परिनालिका की ऊपरी सतह है, ये ऊपरी सतह है, और यहाँ पर मान लेते हैं अपन इसकी नीचे वाली सतह, ठीक है। ये दो सतह इसलिए लिए मैंने जिसकी सहायता से हम क्या कर सकें, धारा की डायरेक्शन को सही रूप में दर्शा सकें, और फिर आसानी से हमारे क्या हो जाएगी, जब धारा की डायरेक्शन हमें पता चल जाएगी तो अल्पांश लेना भी इजी हो जाएगा, और उसके बीच का कोण भी आसानी से आप ज्ञात कर सकते हो। तो देखो यहाँ जो धारा है वो किस प्रकार से चल रही है, यदि अपन धारा की बात कर रहे हैं इस प्रकार से चल रही है इस परिनालिका के अंदर, तो हम क्या करेंगे, धारा दर्शाते टाइम यहाँ तो लेंगे भाई, देखो धारा जा रही है ऐसे, तो ऊपरी भाग से तो बाहर आ रही है और निचले हिस्से में अंदर जा रही है, ऐसे चल रही है ना धारा, तो हम कहेंगे यहाँ अंदर जा रही है, इसका मतलब यहाँ लेंगे क्रॉस के रूप में, धारा की डायरेक्शन ले रहा हूं मैं, यहाँ पर तो लेंगे क्रॉस के रूप में, और यहाँ लेंगे अपन डॉट के रूप में। डॉट और क्रॉस का पता चल गया आपको, पहले ही बता दिया मैंने। डॉट बताता है कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर, यदि आपकी तरफ आ रही हो, मान लो धारा आ रही है या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, तो हम पॉइंट की सहायता से दर्शाते हैं, जबकि क्रॉस लगा हुआ है कहीं पे तो आप समझ जाएंगे कि जो धारा है या जो चुंबकीय क्षेत्र है इस तल के लंबवत अंदर की ओर है। ये दो बात आपको क्लियर है। अब बात आई कि इसके अंदर धारा कितनी गुजर रही है, तो धारा अपन मान लेंगे कि आई है, और अल्पांश, देखो अल्पांश किसका लिया जाता है, अल्पांश लिया जाता है आपके जो एम्पियर का बंद पथ होता है उसके ऊपर एक छोटा सा अल्पांश लेते हैं। तो यहाँ पर आपको कहीं पे एम्पियर का बंद पथ दिख रहा है क्या, अभी तक नहीं बनाया हुआ है, तो अपन को बनाना पड़ेगा। तो यहाँ मान लेते हैं अपन ने एक एम्पियर का बंद इस प्रकार से बना दिया, ये एम्पियर का बंद पथ बना दिया, इसका नामकरण कर देते हैं, ये पी क्यू आर एस, ये पी क्यू आर एस एक आयताकार भाग दिख रहा है, ये हमारे लिए किसका काम करेगा, एम्पियर के बंद पथ का काम करेगा। अब इसी पर हम क्या करेंगे, अल्पांश लेंगे और क्या निकाल लेंगे, अल्पांश और चुंबकीय क्षेत्र के मध्य कोण निकाल लेंगे। अब बात आती है कि यहाँ पर डीएल की बात हो जाएगी, म्यू नॉट सिग्मा ये सब हो गया, लेकिन थीटा कैसे निकालो, थीटा किस किस के बीच का कोण होता है पहले तो ये पता करो। तो आपको पता है थीटा होता है चुंबकीय क्षेत्र और अल्पांश के मध्य। अल्पांश तो इस पे अपन आसानी से ले सकते हैं, लेकिन क्या हमारे पास यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का मान है या आपके पास दिशा है चुंबकीय क्षेत्र की, तो अभी तक नहीं बनाई मैंने। तो आपको याद करना है, लास्ट क्लास में मैंने एक नियम बताया था दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम, ठीक है। दाहिने हाथ के अंगूठे और अंगुलियों का नियम क्या है कि हम क्या करते हैं, अंगुलियों को धारा की दिशा में घुमाते हैं। वर्तीय धाराओं का नियम देखो, वापस बता देता हूं एक बार। मान लो ये एक सर्कल है और इस सर्कल में इस डायरेक्शन में आपकी धारा जा रही है, इस प्रकार से ऐसे चल रही है धारा, ये धारा घूम रही है। आपको इस बिंदु पर चाहिए कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा
किस तरफ है। तो क्या बताया था मैंने कि धारा की दिशा में क्या घुमाना है, धारा की दिशा में आपको अंगुलियां घुमानी है, तो अंगूठा क्या बताएगा, बोलो, अंगूठा बताएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो यहाँ पर भी वही चीज है, यहाँ तो धारा जा रही है अंदर की ओर, यहाँ निकल रही है बाहर। यानी मान लो ये परिनाली का मान लो, तो ये धारा इस प्रकार से चल रही है, यहाँ अंदर जा रही है, यहाँ बाहर आ रही है। तो धारा की दिशा में जब अंगुलियां घुमाएंगे तो अंगूठा क्या बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो यहाँ पर, यहाँ है अंदर की तरफ दिशा, यहाँ है बाहर की तरफ। इस प्रकार से जब अपन अंगुलियों को घुमाएंगे तो अंगूठा इस तरफ आ रहा है, अतः हमारे पास जो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन है वो हमारी ये बन जाएगी, इस तरफ आपका चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा। ये डायरेक्शन किसकी है, बोलो, चुंबकीय क्षेत्र की। दर्शा दिया आपने। आगे देखो, अब बताओ आप, चुंबकीय क्षेत्र आपने दर्शा दिया, तो थीटा कितना बन रहा है। इसके लिए हम क्या करेंगे, अल्पांश लेंगे। तो अल्पांश देखिए, एक अल्पांश तो यहाँ ले लेंगे, क्योंकि पी क्यू, भाई पी क्यू आर एस पूरा क्या है, एम्पियर का बंद पथ। ये क्या है, एम्पियर का बंद पथ है। इस बंद पथ पर अल्पांश लेना है तो देखो सारी भुजाओं पे ले सकते हो, यहाँ पर भी ले सकते हैं, यहाँ पे भी ले सकते हो, यानी चारों भुजाओं पे मैंने क्या ले लिया, अल्पांश ले लिया। अब जैसे ये अल्पांश लिया आपने, आपको क्या निकालना है, बी डी एल कोस थीटा। तो बी का मान पता चल गया आपको किस तरफ है, और डीएल आपको चारों भुजाओं पे ले लिया। अब आपको थीटा निकालना है। तो ध्यान रखें, चारों भुजाओं पर जो डीएल के लिए, ये जो आपने डीएल लिए ना चारों भुजाओं पे, यहाँ डीएल और चुंबकीय क्षेत्र के मध्य जो कोण है सभी जगह अलग अलग आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। कैसे निकालेंगे, तो देखो, यहां हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले को चारों भुजाओं के लिए लगा दो। एक बार तो इसको लगा लेते हैं पी क्यू के लिए, बी डी एल कोस थीटा। फिर किसके लिए लगाएंगे, क्यू आर के लिए, फिर लगाएंगे बी डी एल कोस थीटा, फिर आर एस के लिए बी डी एल कोस थीटा, और लास्ट में हो जाएगा एस पी के लिए बी डी एल कोस थीटा। ठीक है, और बराबर में चलेगा म्यू नॉट सिग्मा आई। ठीक, अब देखो, ये जो चार बार आपने लिखे हैं पी क्यू, क्यू आर, आर एस और एस पी, यहाँ सब जगह आपको थीटा निकालना है। तो आप देखिए यहाँ पे कि पहला अल्पांश जो दिख रहा है आपको पी क्यू के लिए, ये जो है वो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है। अरे भाई ये डीएल है, डीएल और चुंबकीय क्षेत्र को देखोगे तो दोनों एक दूसरे के समांतर है। इसका मतलब पी क्यू के लिए जो थीटा बनेगा वो बनेगा आपके 0 डिग्री। जब दो चीजें एक दूसरे के समांतर हो तो उनके मध्य कोण कितना बनता है, 0 डिग्री। ठीक है, यहाँ तो हो जाएगा थीटा 0। फिर बात करते हैं अपन किसकी, क्यू आर की। तो क्यू आर देखो, अल्पांश तो है एस है और चुंबकीय क्षेत्र एस है, तो दोनों के बीच में कोण कितना बनता दिख रहा है आपको, 90 डिग्री। थीटा बराबर यहाँ हो जाएगा 90 डिग्री। फिर बात करते हैं यहाँ बाहर। तो एक बात देखो आप, जब हम इस आर और एस वाली भुजा की बात करेंगे ना, तो ये तो इस परिनालिका से ही बाहर है, और परिनालिका से बाहर चुंबकीय क्षेत्र खुद ही 0 होता है। यहाँ थीटा निकालने की जरूरत नहीं है, जब चुंबकीय क्षेत्र ही 0 है तो इसका पूरा वैल्यू भी क्या बनेगा, 0। फिर वापिस से यहाँ पर अल्पांश की लंबाई ये है, इस तरफ है, और चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है, तो थीटा यहाँ पर कितना बन जाएगा, 90 डिग्री। ये सारे अपन ने थीटा यहाँ पे लिख लिए। अब सोल्व कीजिए आप, सोल्व करने पर देखोगे कोस 90 जब आप सरल करोगे, कोस 90 का मान कितना होता है, 0। तो ये पूरा हो जाएगा 0, ये ऑलरेडी 0 हो ही गया पहले से, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र 0 है। फिर यहाँ पर थीटा 0 है तो ये पूरा मान भी 0, यानी कि ये तीनों जो वैल्यू है ये तो हो गई 0। बचा क्या हमारे पास, बंद समाकलन बी डी है, ये बचा किसका, पी क्यू का। किसका बचा, पी क्यू का। और कोस 0 का मान 1 हो जाएगा, बराबर, इधर बराबर में है म्यू नॉट सिग्मा आई। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आया। अब अपन क्या करेंगे, देखो, जो आपने यहाँ पे ये जो पी क्यू लिया है, इसकी लंबाई में मान लेता हूँ एल लंबाई। कितनी मान लूँ, पी क्यू की लंबाई एल मान लेते हैं अपन। एल लंबाई लेके ही आप क्या, देखो वैसे परिनालिका बहुत ज्यादा लंबी है, तो पूरी परिनालिका की बात नहीं हो रही है, यहाँ हो रही है कि आपने गाउस जो आपका एम्पियर का बंद पथ है वो कितनी लंबाई में बनाया है। एल लंबाई में अपना एम्पियर का परिपति
जो एम्पियर का परिपथ है वो एल लंबाई पे। तो यहाँ पर देखिए जब अपन इसको सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, बी आ जाएगा बाहर, समाकलन के अंदर देखो पी से क्यू तक कौन बचेगा, डीएल बराबर म्यू नॉट सिग्मा आई, यही तो बचेगा। अब आप कहोगे सर डीएल का समाकलन क्या होगा, तो डीएल किसका हिस्सा है, पी क्यू का अल्पांश है डीएल, और जब समाकलन करोगे तो पूरी भुजा पी क्यू आ जाएगी, और पी क्यू की लंबाई अपन ने कितनी मानी, एल लंबाई। तो हम लिखेंगे यहाँ पर बी इंटू ये हो जाएगा एल, समाकलन ऑफ डीएल कितना हो जाएगा एल, और बराबर में म्यू नॉट सिग्मा आई। यहाँ तक तो सोल्व हो गया, ठीक है। अब केवल और केवल सिग्मा आई का मान निकालना है और अपना आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब सिग्मा आई कैसे निकालेंगे, तो देखिए आपको क्या लिखना है, परिनालिका की एकांक लंबाई में, परिनालिका की एकांक लंबाई में फेरे, एकांक लंबाई में फेरे वो अपन मान लेते हैं n। बोलो कितना मान लिया, सिग्मा आई निकालने का मतलब है कि आपके जो यहाँ एम्पियर का बंध पथ है, इतनी जगह में कितनी धारा यहाँ से गुजर रही है। तो टोटल जो आपकी परिनालिका है पूरी कंप्लीट, उसमें बहुत सारे फेरे हैं, तो हमें कुल से मतलब नहीं है, हमें कितनी लंबाई में मतलब है। तो देखो परिनालिका की एकांक लंबाई में फेरे हैं n, और एक फेरे में धारा, एक फेरे में जो धारा गुजर रही है उसको अपन कितना मान लेते हैं, आई। और बोलो कितना मान लिया, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n मानी है, एक फेरे में से धारा गुजर रही है आई। तो अब बताओ एल लंबाई में फेरे कितने होंगे, एल लंबाई में, एल लंबाई में फेरे कितने होंगे, परिनालिका की एल लंबाई में फेरे बराबर हम लिखेंगे n इंटू एल। एकांक लंबाई में जब n है तो बताओ एल लंबाई में कितने होंगे, n इंटू एल, और गुणा करेंगे। जैसे वही बात है कि 1 रुपए में यदि मान लो 4 टॉफियां आती है तो 10 रुपए में कितनी आएगी, आप कहोगे 40, ठीक है, मल्टीप्लाई किया आपने। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या है, परिनालिका की एकांक लंबाई में फेरे n है। अभी इसको आप 1 मिनट के लिए साइड में रख दो, एक फेरे में धारा को बाद में काम में लेंगे। आप ये सोचो कि एकांक लंबाई में फेरे n है, एल लंबाई में कितने होंगे, n इंटू एल। अब कुल धारा, एल लंबाई में से जो कुल धारा होगी यहाँ पर गुजरने वाली कुल धारा, जिसे हम सिग्मा आई से लिख रहे हैं, वो कितनी होगी बताओ। तो सिंगल एक फेरे में से धारा आई जा रही है, आपके पास टोटल फेरे कितने हैं, एन एल, तो जो धारा निकलेगी एन इंटू एल इंटू आई। एक फेरे में से धारा आई जा रही है, आपके पास टोटल फेरे कितने हैं, एन इंटू एल, इसलिए एन एल आई हो जाएगी। ये आपके सिग्मा आई का मान आ जाएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल सकते हो और आगे इसको सोल्व कर सकते हो। कैसे, तो देखिए देखो समीकरण 1 में इसका मान रखिए आप, समीकरण 1 से, जैसे समीकरण 1 से आप सोल्व करोगे तो यहाँ तो है b इंटू एल बराबर, यहाँ म्यू नॉट, फिर क्या है सिग्मा आई, सिग्मा आई की जगह क्या लिखेंगे, n इंटू एल इंटू आई, यही रखोगे। देखो l से l कट रहा है, कट गया, तो बताओ b बराबर क्या बचा, b बराबर बचा म्यू नॉट एन आई, क्या बच गया, म्यू नॉट एन आई। ये आपका आंसर आ जाता है परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान। और इजी है कि नहीं, कुछ भी नहीं, आपने जो डायग्राम बनाया इसका सेकंड डायग्राम बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि यहाँ पर क्या है, धारा का पता नहीं चल रहा है, डायरेक्शन का पता नहीं चल रहा है, एम्पियर का बंद पथ बनाएंगे वो कहाँ पर बनाएंगे वो भी पता नहीं चल रहा है, इसलिए अपन ने इसका सेकंड रूप बनाया। इस सेकंड वाले से अपन ने एम्पियर का बंद पथ भी बना लिया पी क्यू आर एस, फिर उस पर सारे भुजाओं पर अल्पांश लिए, उन सब के लिए अपन ने सूत्र लगाया। फॉर्मूला लगाने पर पता चला कि ये तीनों की वैल्यू 0 हमारे को मिल रही है, जो बचा उसको लिखा। फिर सिग्मा आई की बात आती है, तो ध्यान रखना परिनालिका की एकांक लंबाई में फेरे n माने मैंने, और एक फेरे में धारा आई जा रही है, और टोटल फेरे जब n इंटू एल है तो धारा n l आई जाएगी। ठीक है, इसको आप कॉपी कीजिए। अब देखिए इसके बाद अपना जो अनुप्रयोग नंबर 4 है वो बच जाता है, परिनालिका के कारण भी हो गया। ठीक, इसके बाद अपन करेंगे टोरॉइड के कारण
चुंबकीय क्षेत्र। तो अगली हेडिंग डालिए आप। टोरॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र, या इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं, टोरॉइड के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। तो बात एक ही है। सबसे पहले तो आप देखिए कि टोरॉइड होता क्या है। ठीक है, देखो अभी अपन ने पढ़ा परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, परिनालिका थी इस प्रकार से एक सीधी वर्ताकार, मतलब जो एक वलय होती है, सॉरी सीधी वलय है, और इसके ऊपर तांबे के विद्युत रुद्ध तांबे के तार को इस प्रकार से लपेटा गया। पास पास में यदि अपन लपेट दे तो ये बनती है आपकी परिनालिका। अब करना क्या है, टोरॉइड और परिनालिका लगभग बिल्कुल सिमिलर है, आंसर दोनों के बिल्कुल सेम आते हैं। बस फर्क ये है कि परिनालिका एक सीधी इस प्रकार की बनी रहती है, जबकि इसके जो दोनों सिरे हैं, इन दोनों को मैं ऐसे मोड़ के जोड़ दूंगा तो ये बन जाएगा टोरॉइड। क्या बन जाएगा? टोरॉइड। तो दो टाइप से आप इसको परिभाषित कर सकते हो। सबसे पहले तो क्या लिखेंगे, देखिए यदि आप परिनालिका के दो सिरों को आपस में मोड़कर जोड़ देवें तो भी बन जाएगा आपका टोरॉइड। या दूसरी प्रकार से आप लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो कि एक वर्ताकार वलय, जो वर्ताकार वलय है, इस वर्ताकार वलय के ऊपर विद्युतरूप तांबे का तार इस प्रकार से लपेट दिया जाए। ये आपका बन जाएगा टोरॉइड इस प्रकार से। ठीक है भाई, वर्ताकार वलय था, जो रिंग थी, इस रिंग के ऊपर आपने क्या करा, तांबे का तार इस प्रकार से लपेट दिया, तो ये बन जाता है आपका एक टोरॉइड। अब इस टोरॉइड के कारण हमें चाहिए चुंबकीय क्षेत्र। तो देखो एक्चुअल में है क्या, ये परिनालिका ही है। परिनालिका ऐसे सीधी थी, इसको मोड़ के अपन ने क्या कर दिया, दोनों सिरों को जोड़ दिया, तो ये बन गया आपका टोरॉइड। अब टोरॉइड के कारण जब चुंबकीय क्षेत्र आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखो लगाएंगे यहाँ पर गाउस का, सॉरी एम्पियर का बंद परिपत्य नियम। तो बी डी एल कॉस थीटा बराबर म्यू नॉट सिग्मा आई, फॉर्मूला तो यही रहेगा। फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है, फिर आपको एक अल्पांश लेना है और उनके बीच का कोण यहाँ पे लिखना है, और सिग्मा आई यहाँ पे निकालना है। तब जाके आप क्या निकाल पाओगे, टोरॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान आसानी से निकाल पाओगे। तो यहाँ पर अपन ऐसे मान लेते हैं, इसको वापस से बनाएंगे अपन, देखिए इस प्रकार से। मान लेते हैं इसको अपन ने क्या जोड़ा, इसके साथ अपन ने जोड़ी बैटरी, जिसके अंदर एक कुंजी जुड़ी हुई है। जैसे आप इस कुंजी को ऑन करोगे तो इसके अंदर धारा प्रवाह स्टार्ट हो जाएगी। मान लेते हैं अपन इस तरफ आपने प्लस लिया है ना, तो ऐसे धारा इसमें बह रही। ठीक है, अब यहाँ ये तो 3D डायग्राम है, तो इसमें आपको धारा की डायरेक्शन सही रूप से पता नहीं चल पाएगी। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ एक दूसरा डायग्राम बनाएंगे इसका, इस प्रकार से। ठीक है, ये एक वर्ताकार वलय बना दी अपन ने, और इस वर्ताकार वलय पे आप यहाँ पे देखिए, ये जो धारा जा रही है वो इस प्रकार से चल रही है, ऐसे। ये जो रिंग है, इसमें ये जो अंदर वाला भाग है, इसके अंदर अंदर जा रही है धारा, और फिर ऐसे बाहर आ रही है। इस प्रकार से धारा ऐसे चल रही है कि नहीं भाई? ये अंदर गया ऐसे, फिर ये आप बाहर, फिर इस प्रकार से। यानी जो ये अंदर वाले भाग है, अंदर वाले भाग के अंदर तो धारा जा रही है अंदर की तरफ। अंदर की तरफ को हम दर्शाते हैं क्रॉस के रूप में। किसके रूप में दर्शाते हैं बोलो? क्रॉस के रूप में। और बाहर वाले भाग में बाहर आ रही है, तो इसलिए किस में दर्शाएंगे? डॉट के रूप में। इस प्रकार से यहाँ पे धारा चल रही है। तो यहाँ पर भी अपन क्या करेंगे बोलो, इस जगह तो दर्शा देंगे क्रॉस के रूप में, कि धारा है क्रॉस के रूप में, यानी अंदर जा रही है। और जबकि इस बाहरी भाग में आप देखोगे तो धारा आ रही है बाहर। इस प्रकार से डायरेक्शन दर्शानी किसकी? धारा की।
सबसे पहला काम तो है धारा की दिशा को दर्शा दीजिए आप, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, जब धारा की दिशा हमें पता है तो हम ढूंढते हैं कि जो आपका अल्पांश है, धारा और अल्पांश की डायरेक्शन तो सेम मान के, और फिर हम क्या करते हैं उसके साथ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करते हैं। तो बताइए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करेंगे तो पहले परिनालिका में कैसे करी थी, तो दाहिने हाथ की अपन ने जो नियम है, दाहिने हाथ की अंगुलियां और अंगूठे का नियम, इसकी सहायता से अपन ने निकाला था चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो यहाँ पर भी वही काम करेंगे, दाहिने हाथ को किस प्रकार से यूज करेंगे कि जो आपकी अंगुलियां हैं इनको घुमाएंगे किसकी साइड में, जो धारा गुजर रही है धारा की दिशा में अंगुलियां घुमाएंगे तो जो अंगूठा बताएगा हमारे को वो बताएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ये बताया था ना वर्तीय धाराओं वाला नियम। तो यहाँ देखिए जब अपन अंगुलियों को चुंबकीय क्षेत्र मतलब अंगुलियों को धारा की दिशा में घुमाएंगे तो अंगूठा बताएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। इस जगह मान लो इस एक यहाँ एक पॉइंट मान लेता हूं मैं, इस पॉइंट में मुझे क्या चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चाहिए। ठीक है, तो देखो कैसे आएगी, यहाँ जा रही है धारा अंदर और यहाँ आ रही है बाहर। तो जब अपन इस प्रकार से घुमाएंगे यहाँ अंदर की तरफ और वापस से इस बाहर की तरफ, यानी मान लो ये एक सीधा भाग मान लेता हूँ इसका, तो इधर तो जा रही है अंदर की तरफ, ऊपर वाले भाग में आ रही है बाहर। तो ऐसे घुमाने पर क्या होगा, इस साइड में आपको मिलेगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ये हो गया आपके चुंबकीय क्षेत्र। अब केवल एक बिंदु पे नहीं चाहिए आपको, देखो फिर मान लेते हैं एक बिंदु यहाँ मान लेते हैं, इस जगह आपको निकालना है, फिर एक यहाँ पर निकालना है, फिर एक यहाँ पर, मतलब कुछ बिंदु लेके आपको सभी जगह क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को फाइंड करना है। तो सबसे पहली बात तो ये सोचो कि जब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मिल जाएगी तो फिर आपको क्या लेना है, अल्पांश लेना है। और अल्पांश किसके ऊपर लिया जाता है, एम्पियर के बंद पथ पर। तो एम्पियर का बंद पथ हमें यहाँ पर बनाना पड़ेगा। अब कैसे बनाएंगे तो सुनो, थोड़ा यहाँ पे ध्यान लगाना, इस ये एम्पियर का बंद पथ आपको सही से समझना है। देखो बात करें तो यदि मैंने एम्पियर का बंद पथ इस प्रकार से बना दिया, 1 मिनट के लिए मैं बाहर बना देता हूँ, पूरा जो आपकी टोरॉइड है इस टोरॉइड को पूरे को अपन अंदर रख लेते हैं, किसके, इस अपने एम्पियर के बंद पथ के। अब आपसे पूछे कि यहाँ ये जो आपने एम्पियर का बंद पथ बनाया है इसके अंदर आपको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो आप ये देखोगे कि इस एम्पियर के बंद पथ में जितनी धारा यहाँ पर इंटर हो रही है उतनी यहाँ पर बाहर निकल रही है। तो आप एक बंद पथ ले रहे हो, उसमें जितनी धारा इंटर हो रही है उतनी बाहर निकल जाए, तो कुल धारा कितनी बची, सिग्मा आई आप कहोगे 0। सिग्मा आई क्या है बताओ, यहाँ पर जो सिग्मा आई लिखा है कि बंद पृष्ठ में से गुजरने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग है सिग्मा आई। तो जितनी धारा इंटर हो रही उतनी बाहर निकल गई, कुल मान आया 0। तो हम यहाँ पे 0 थोड़ी लिख सकते हैं, और 0 लिखोगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी 0 आएगा। अतः हम ये कह सकते हैं कि इस टोरॉइड के बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा 0। क्या होगा बोलो, 0। ये एक लाइन आपको याद रखनी है, टोरॉइड के बाहर चुंबकीय क्षेत्र मान पूछे तो कितना बताओगे, 0 बताओगे। रीजन बता दिया मैंने, ठीक है आगे चलते हैं। अब इसकी जगह मैंने जो अगला एम्पियर का बंद पथ बनाया वो इस जगह बना दिया, पहले बार बनाया, इस बार मैंने इस टोरॉइड के अंदर बना दिया। अब बताइए इस एम्पियर के बंद पथ में से कितनी धारा गुजर रही। आप देखोगे कि ये जो वलय है इस वलय के ऊपर तार लपेटा हुआ है, तो जो धारा जा रही है इस वलय के यहाँ इस भाग में तो अंदर जा रही है, इस भाग से बाहर निकल रही है। क्या आपके अंदर वाले भाग में से कोई धारा आ रही है या जा रही है, आप देखोगे इस अंदरूनी भाग में जो आपने एम्पियर का बंद पथ बनाया इसमें ना तो धारा आ रही है ना धारा जा रही है। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर धारा का मान फिर से 0, तो यहाँ पर भी चुंबकीय क्षेत्र 0 मिलेगा। तो चाहे टोरॉइड के बाहर कोई बिंदु हो, बाहर बिंदु है उस पर भी आपका चुंबकीय क्षेत्र 0 मिलेगा, और यदि इस टोरॉइड के अंदर वाले भाग में कोई बिंदु है तो भी वहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 मिलेगा। ये दोनों फैक्ट आपको पहले से याद रखने हैं, ठीक है। नहीं तो आप क्या करोगे, हो सकता है बाहर एम्पियर का बंद बना के और फिर निकालना चाहो तो निकलेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर जितनी धारा गुजर रही है उसका सिग्मा जो करोगे वो आएगा आपके 0।
सिग्मा आई कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर कहाँ बनाएंगे, ये मेन बात है सबसे। देखिए कैसे करें। जो इसका एम्पियर का बंद पथ बनेगा ना, वो ना तो बाहर बनेगा ना अंदर बनेगा, इस टोरॉइड के अक्ष पर बनेगा भाई। ये है ना जो बिंदु मैंने बनाए, यहाँ पे बनेगा आपका एम्पियर का बंद पथ, ये वाला। ये आपके काम में आएगा एम्पियर के बंद पथ के रूप में। ठीक है, इस बंद पथ के ऊपर आपको क्या करना है, कुछ बिंदु लेने हैं और वहां पर आपको चुंबकीय क्षेत्र और अल्पांश लेके और डायरेक्शन आपको पता करनी है। तो कैसे करेंगे, बिल्कुल इजी है। देखो क्या हो, जैसे आपने यहाँ पर ले लिया एक, ये एक बंद पथ बना लिया। अब आप पहला पॉइंट जो लिया आपने, मान लेते हैं वो यहाँ पर लिया, ठीक है। और इस बिंदु पर आप क्या कर रहे हो, निकालना चाह रहे हो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो क्या करेंगे, वर्तीय धाराओं के नियम से अंगुलियों को घुमाएंगे धारा की दिशा में, तो अंगूठा बताएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, जैसा कि अपन ने यहाँ पे निकाल दिया। अब इस बिंदु पे आ जाए, इस बिंदु पे वापस से नियम तो वही रहेगा, वर्तीय धाराओं का नियम कहता है कि अंगुलियों को धारा की दिशा में घुमाइए, अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो यहाँ पर आएगी डायरेक्शन ऐसे। यहाँ पर कैसे घुमाएंगे, तो अंदर की तरफ ऐसे अंगुलियों को घुमाएंगे, तो यहाँ पर आएगी आपकी डायरेक्शन ऐसे, यहाँ पर आएगी ऐसे। आप देखोगे तो ये जो अंदर जो बंद पथ बनाया आपने, इन सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो होती है इसके अक्षीय, अक्ष के दिशा में, अक्ष के अनुदिश, अक्ष के अनुदिश। ये आपको ध्यान रखना है, अक्ष के अनुदिश ही दिशा रहेगी किसकी, चुंबकीय क्षेत्र की। ये हुआ पहली बात, तो यहाँ पे क्लियर क्या, चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन। अब हम चाहते हैं कि बी डी एल cos थीटा यहाँ पे लगाएं और इस डेरिवेशन को कंप्लीट करें। तो देखिए बिल्कुल इजी हो जाएगा अब आपके लिए। यहाँ अपन अल्पांश ले लेते हैं एक, ठीक है। ये अल्पांश डीएल ले लिया, चुंबकीय क्षेत्र इधर है, तो देखो ये अल्पांश है और चुंबकीय क्षेत्र भी इधर है, तो यहाँ थीटा कितना बनेगा, ऑलवेज 0 डिग्री बनेगा। चाहे यहाँ पर अल्पांश लेोगे तो भी देखिए अल्पांश ये, चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन ये, यहाँ पर भी थीटा 0, तो सब जगह थीटा कितना बनेगा, 0। तो इस वाले फॉर्मूले में हम जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ लिखेंगे बंद समाकलन बी डी एल कॉस 0, थीटा तो कितना बन रहा है, 0, फिर है म्यू नॉट सिग्मा आई। अब देखो पिछली बार अपन ने सिग्मा आई को कैसे निकाला था, सेम टू सेम इस बार भी वैसा ही काम करेंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा और सोल्व करते हैं। यहाँ बी बार आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा बोलो, बी समाकलन से बाहर आ गया, बंद समाकलन हो जाएगा डीएल का, कोस 0 का मान 1 हो जाएगा और बराबर में म्यू नॉट सिग्मा आई। यहाँ तक आपने सोल्व कर दिया। अब बताओ ये जो समाकलन डीएल है इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो डीएल जो है वो किसका अल्पांश है, ये जो आपने एम्पियर का बंद पथ बनाया ना, ये क्या है, एम्पियर का बंद पथ, एम्पियर का बंद पथ। इस एम्पियर के बंद पथ के ऊपर आप अल्पांश ले रहे हो, और इस अल्पांश को अपन जोड़ते जोड़ते जब समाकलित करेंगे तो ये हो जाएगा एम्पियर के बंद पथ की पूरी परिधि। और मान लेते हैं ये कितनी त्रिज्या वाला है, आर त्रिज्या वाला। तो जो समाकलन डीएल है वो हो जाएगा आपका 2 पाई आर। अरे परिधि तो निकालनी है, हम कहते हैं कि आपका जो समाकलन डीएल है वो एम्पियर के बंद पथ की परिधि है, तो 2 पाई आर हो जाएगी आपकी परिधि। यहाँ तो लिख देंगे अपन क्या, बी गुणा 2 पाई आर बराबर म्यू नॉट सिग्मा आई। अब ये सारा सरल हो चुका है, केवल आपको क्या करना है, सिग्मा आई की वैल्यू निकालनी है और इसमें रखनी है, जिससे आपका फाइनल आंसर आ जाए। अब कैसे निकालेंगे देखो, पिछली बार अपन ने क्या माना था कि भाई जो परिनालिका है उसकी एक एकांक लंबाई में फेरे n मान लिए थे, ठीक। फिर क्या करा आगे, एक फेरे में धारा भी अपन ने मान लिया आई, कुल फेरे अपन ने माना L लंबाई में, तो n इंटू एल, और धारा मानी तो n इंटू एल इंटू आई आ गई। उससे अपना आंसर आया था म्यू नॉट एन आई, ठीक है। अब यहाँ कैसा आएगा देखो, तो अपन मान लेते हैं टोरॉइड
टोरॉइड की कुल लंबाई में फेरे कितने मान लेते हैं अपन, कैपिटल एन। टोरॉइड की कुल लंबाई में जो फेरे हैं वो कैपिटल एन मान लेते हैं, और एक फेरे में जो धारा है, एक फेरे में धारा वो मान लेते हैं अपन आई। कितनी मान लेते हैं बोलो, आई मान लेते हैं। तो कुल धारा कितनी आएगी, तो कुल धारा बताओ कितनी आएगी, कुल धारा आएगी आपके n इंटू आई। बोलो क्या आ जाएगी, n इंटू आई। ये वाला मान कहाँ पे लिखेंगे, समीकरण 1 में। तो लिखिए समीकरण 1 से, जब समीकरण 1 से मान लिखोगे तो b इंटू 2 पाई स्मॉल r बराबर, यहाँ रखेंगे तो म्यू नॉट, और साथ में सिग्मा आई की जगह n इंटू आई, ये रख देंगे n इंटू आई। अब इसको 2 पाई r को इधर भेज दीजिए, तो b बराबर क्या बनेगा, म्यू नॉट n आई बट्टे 2 पाई r, यही तो बचा, ये वैल्यू आ गई आपके b की। अब आपको मैंने स्टार्ट में बोला था कि टोरॉइड और परिनालिका तो बिल्कुल सेम है, तो इसका आंसर फिर अलग अलग क्यों आ रहा है, देखिए इसमें आ रहा था b बराबर म्यू नॉट एन आई, इसमें आ रहा है म्यू नॉट एन आई बट्टे 2 पाई r। तो 1 मिनट के लिए जो बीच में लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है देखो, n बट्टे 2 पाई r, इसके ऊपर विचार कीजिए आप। जैसे ही आप इसको थोड़ा चेंज करोगे आंसर बिल्कुल सेम आएगा। कैसे, तो देखो कुल लंबाई कितनी है, टोरॉइड की कुल लंबाई, टोरॉइड की कुल लंबाई का मतलब होता है टोरॉइड की परिधि की बात होगी, टोरॉइड की परिधि की बात, यानी जो n फेरे है ना वो कितनी लंबाई में है, तो हम लिखेंगे कुल लंबाई का मतलब हो गया 2 पाई r, 2 पाई r लंबाई में फेरे। यदि इनकी बात करें अपन तो टोटल अपन ने फेरे कितने माने, n। यदि मैं इकाई लंबाई में बात करूं, किसमें, इकाई लंबाई में आपसे फेरे पूछे, इकाई लंबाई में फेरे, तो कितने बताओगे, बताओ आप बताओगे n बट्टे 2 पाई r, क्या बताओगे, n बट्टे 2 पाई r। और इकाई लंबाई में फेरों को अपन लिखते हैं छोटे n से। एक बार वापस समझो, कुल लंबाई कितनी है, कुल लंबाई का मतलब होता है एम्पियर के बंद पथ की परिधि। ये एम्पियर के बंद परिपथ की जो परिधि है वो है 2 पाई r, उसमें पूरे में जो फेरे माने वो कैपिटल N माने। इकाई लंबाई में पूछे तो n बट्टे 2 पाई r करोगे, और इसी इकाई लंबाई में फेरों को अपन ने किससे माना था, स्मॉल n से। तो आपको दिख रहा है n बट्टे 2 पाई r, n बट्टे 2 पाई r वो किसके बराबर है, इकाई लंबाई में फेरों की संख्या, किसके, n के बराबर। तो जो फाइनल इसका आंसर आएगा वो ये आएगा, b बराबर म्यू नोट का तो म्यू नोट रहेगा, लेकिन n बटे 2 पाई r का क्या हो जाएगा, स्मॉल n और साथ में i। देखो सिमिलर आया कि नहीं है, इसमें भी क्या आया था, b बराबर म्यू नोट एन आई, और यहाँ पर भी क्या आया, म्यू नोट एन। सिमिलर होने का कारण क्या है कि परिनालिका से ही क्या बनता है, टोरॉइड। तो ये आपको फॉर्मूले दोनों ही पता रखने, ये भी और ये भी, क्योंकि दोनों से न्यूमेरिकल आपके आते हैं। ठीक है भाई, नोट कर लो इसको एक बार, फिर चलते आगे अपन। अब देखिए ये अपने होते हैं पूरे 4 अनुप्रयोग, किसके, एम्पियर नियम के जो 4 अनुप्रयोग थे वो तो हो गए आपके पूरे कंप्लीट हुए। भाई ये 2 कल पढ़ लिए थे और ये 2 आज पढ़ लिए। अब अपने क्या बचा, यहाँ पहले ये 2 नियम करते हैं। देखो चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल की दिशा कौन से नियम से अपन ज्ञात कर सकते हैं, इनके बारे में अपन बात करते हैं। देखो तो नियम क्या है और इनको कैसे अपन पढ़ेंगे, देखिए एक मिनट वापिस से लिख देता हूँ।
ये देखिए यहाँ पे ये जो दो नियम है, एक तो है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और एक है दाहिने हाथ की हथेली का नियम। नोट कीजिए आप यहाँ पे। इसके बाद अपन लिखेंगे इसको, हेडिंग डालेंगे, चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल की दिशा, बल की दिशा ये आप कैसे निकाल सकते हैं? इसके लिए नियम है दो। पहला नियम क्या है? पहला है भाई फ्लेमिंग, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम। हेडिंग डाल दी। अब सुनो, समझना है बिल्कुल, फिर अपन सेकंड भी यहाँ पे समझ लें। बाएं हाथ का नियम क्या है? सबसे पहली बात तो इस बाएं हाथ के नियम में आपको करना क्या है, जो आपका बायां हाथ है इसकी एक तो तर्जनी अंगुली, फिर एक मध्यमा और एक अंगूठा, अंगूठा, ये तीन काम में लेने हैं। कौन कौन? तर्जनी, मध्यमा और ये आपका अंगूठा। तीनों को क्या करना है, इस प्रकार से फैलाना है कि ये तीनों एक दूसरे के लंबवत रहे। ऐसे तीनों लंबवत होने चाहिए। ये तर्जनी, ये मध्यमा और ये अंगूठा इस प्रकार से फैलाने हैं कि ये तीनों क्या रहे, एक दूसरे के लंबवत रहे। तो उस दौरान अब आगे क्या है कि आपको निकालना है फ्लेमिंग के बाएं हाथ से धारावाही चालक पर लगने वाला बल। तो इनमें धारा भी प्रवाहित हो रही है, चुंबकीय क्षेत्र भी है। तीन चीजें देखो, एक तो है चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, एक है धारा, और फिर तीसरा है आपका लगने वाला बल। तो तीन, दो अंगुलियां हैं, एक अंगूठा है। इन तीनों में से कौन किसको इंगित करेगा वो आपको ध्यान रखना है। तो देखो सबसे पहला काम तो आपका ये है कि इन तीनों अंगुल, तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को क्या करना है, परस्पर लंबवत फैलाना है। लंबवत फैलाने के बाद चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तो बताएगी कौन, मतलब तर्जनी को तो किस दिशा में रखना है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, और मध्यमा को किधर रखना है, धारा की दिशा में। तो ऑटोमेटिक जो आपका अंगूठा है वो किसको बताएगा, लगने वाले बल को बताएगा। ऐसे समझ लीजिए आपके सामने इधर, जैसे ये दाहिना हाथ काम में ले, सॉरी बायां हाथ काम में लेना, बाएं हाथ की अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, इन तीनों को इस प्रकार से फैलाना है। फैला दिया आपने। अब क्या करना है, जिस डायरेक्शन में चुंबकीय क्षेत्र है, मतलब इस तर्जनी अंगुली को तो क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में फैलाना है, और जो मध्यमा है इस मध्यमा को किधर रखना है, धारा की दिशा में। तो ये अंगूठा क्या बताएगा, इस चालक पर लगने वाले बल की दिशा बताएगा। अरे आसान है कि नहीं? वापिस से देख लो, तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा तीनों को क्या करना है, परस्पर इस प्रकार से लंबवत फैलाना है। दिख रहा है आपको? इस प्रकार से लंबवत फैला लीजिए, हो गए तीनों एक दूसरे के लंबवत। फिर क्या करना है, तर्जनी को करना है आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, मध्यमा को करना है धारा की दिशा में, तो अंगूठा क्या बताएगा, लगने वाले बल की दिशा बताएगा अंगूठा। ठीक है, हो गए क्लियर आपके? अब चलते हैं इसका सेकंड नियम और। बल की दिशा के लिए एक और नियम अपन पढ़ेंगे यहाँ पर, वो है आपके दाएं हाथ की, दाएं हाथ की हथेली का नियम, हथेली का नियम। फिर से इसमें वही बात, तीन चीजें काम में आ रही, कौन कौन, चुंबकीय क्षेत्र, धारा और बल, है कि नहीं? तो दाएं हाथ की हथेली कैसे अपन यूज करेंगे, तो इस बार दायां हाथ लेना है। दाएं हाथ के नियम में अपन क्या करेंगे, ये जो आपकी चारों अंगुलियां और एक अंगूठा और एक हथेली, तीन चीजें काम में आएगी। अंगूठा, अंगुलियां और ये आपकी हथेली। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूं, देखो एक बार, एक तो अंगुलियां, फिर आपका अंगूठा,
और फिर आपकी हथेली। 3 है। अब करना क्या है आपको, दाएं हाथ की अंगुलियों और अंगूठे को इस प्रकार से फैलाए कि ये एक दूसरे के बिल्कुल ऐसे लंबवत रहे। क्या रहे भाई, बिल्कुल ऐसे लंबवत रहने चाहिए, 90 डिग्री का कोण ऐसे बना लिया आपने। अब क्या करना है, अंगुलियों को करना है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। अंगुलियों को किधर करना है बोलो, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, ये कर दिया। और अंगूठे को करना है धारा की दिशा में। बोलो अंगूठे को किधर करना है, धारा की दिशा में। तो क्या बताएगी हथेली, लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा को हथेली बताएगी। ऐसे समझो आप, जैसे मान लो इस तरफ क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। मान लेते हैं इधर है चुंबकीय क्षेत्र, तो दाहिना हाथ कहाँ में ले रहे हैं, इस साइड में है चुंबकीय क्षेत्र, और किसी चालक तार में धारा ऊपर की ओर जा रही है, धारा ऊपर की ओर जा रही है। जैसे ऐसे मान लो ये चालक तार है, इसमें धारा जा रही है ऊपर की ओर, और चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो ये है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। अब आपसे पूछे कि इस चालक पर लगने वाला जो बल है उसकी डायरेक्शन बताइए, तो आप क्या करोगे, अंगूठे को धारा की दिशा में करोगे और अंगुलियों को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। तो हथेली क्या बताएगी आपको, हथेली बताएगी बाहर की तरफ लगने वाले बल की डायरेक्शन। हम कहेंगे इस पर है ना डॉट के रूप में बल लगेगा। डॉट क्यों, क्योंकि बाहर की तरफ है, कागज के तल के लंबवत बाहर की तरफ हो तब तो लगाते हैं डॉट, और अंदर की तरफ हो तो लगाते हैं क्रॉस। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है। आगे चले, देखिए आप ये 2 नियम आपने नोट कर लिए होंगे, या चाहो तो आप मैं लिखवा देता हूँ इसको कंप्लीट। कैसे लिखोगे देखो, पहले इस नियम में लिखेंगे, इस नियम में या इस नियमानुसार बाएं हाथ की तर्जनी तथा बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे तीनों को परस्पर इस प्रकार फैलाएं, इस प्रकार फैलाएं कि ये एक दूसरे के क्या रहे, एक दूसरे के लंबवत रहे, एक दूसरे के लंबवत रहे। तो इसके बाद क्या लिखना है, एक दूसरे के लंबवत रहे, एक दूसरे के लंबवत रहे और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में तथा मध्यमा धारा की दिशा में रहे, मध्यमा धारा की दिशा में रहें। तो अंगूठा चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा, समझ गए भाई। पहले तो तीनों को परस्पर फैलाना है, फिर आपको तर्जनी को रखना है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, मध्यमा को रखना है धारा की दिशा में, तो अंगूठा ऑटोमेटिक किसको बताएगा, उस पर लगने वाले चुंबकीय बल। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या लिखेगा, दाएं हाथ की हथेली का नियम, तो ये भी बिल्कुल ईजी है। इस नियम में दाएं हाथ की अंगुलियों तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं, इस
प्रकार, अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि यह परस्पर लंबवत रहे। क्या रहे बोलो? लंबवत रहे तथा लंबवत रहे तथा अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में वे अंगूठा धारा की दिशा में हो, की दिशा में हो तो हथेली चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा को व्यक्त करेगी, ठीक है भाई, ये मैंने यहाँ पे कंप्लीट लिख भी दिया कि आप क्या करो, दाहिने हाथ को इस प्रकार से काम में ले कि अंगुली और अंगूठा तो एक दूसरे के लंबवत रहे। फिर क्या करो, अंगुलियों को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में कर दो, अंगूठे को धारा की दिशा में कर दो, तो हथेली क्या बताएगी आपको? हथेली बताएगी इस चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल के दिशा को। ठीक है, चले आगे, ये हो गया अपने कंप्लीट। अब आगे चलते हैं अपन और अगले टॉपिक पे बात करते हैं, दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य बल। अब देखो, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले अभी तक जितने टॉपिक आपने पढ़े हैं, जिसमें मुख्यतः एक तो बायो सावर्ट का नियम और एक जो एम्पियर का परिपति नियम, ये दोनों नियम आपको आने चाहिए, इनके फॉर्मूले आपको पहले से याद रहने चाहिए, तभी आप क्या कर पाओगे, दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य बल निकाल सकते हो। कैसे? तो देखिए, करते हैं अपन इसको शुरू। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, दो चालक तार बनाने। ठीक है, यहाँ मैंने दो चालक तार बना दिए और इनकी जो लंबाइयाँ हैं मैं समान लेके चल रहा हूँ। लंबाइयाँ मैं समान लूँगा L और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी इनका समान लेंगे A, और इनके मध्य की जब दूरी की बात आए तो दूरी अपन ले लेते हैं D। कितनी दूरी ले लेते हैं बोलो? एक दूसरे से जो दो तार हैं, तार A और B, या फर्स्ट और सेकेंड ले लो, तार A और B एक दूसरे से D दूरी पर एक समांतर स्थित है। अब सुनो आप, दोनों के अंदर जो धारा की दिशा है, वो भी मैं सेम ले रहा हूँ। इसमें भी ऊपर की तरफ जा रही धारा और इसमें भी ऊपर की ओर जा रही है धारा। यानी थ्योरी में अपन लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं कि D दूरी पर दो समान अनुप्रस्थ काट तथा समान लंबाई वाले चालक तार एक दूसरे के समांतर स्थित हैं, जिनमें धारा भी एक समान दिशा में प्रवाहित हो रही है। अब हम निकालेंगे इन दोनों के कारण आपस में जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है, उसके कारण लगने वाले बल को अपन फाइंड यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे तो सुनो, देखिए, जैसे मान लेते हैं धारा की बात कर रहे हैं अपन, समान धारा को अपन 1 मिनट के लिए मैं मान लेता हूँ इसके अंदर धारा I1 जा रही है और इसके अंदर धारा I2 जा रही है। I1 और I2 क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि I1 के कारण इधर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और I2 के कारण इधर चुंबकीय क्षेत्र। तो आप याद करो, एक अनुप्रयोग करवाया था मैंने आपको कि एक चालक तार है, इस चालक तार में मान लो धारा I जा रही है, इससे R दूरी पर एक बिंदु मान लीजिए P है, इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या आता है? तो आपने पढ़ा होगा, ये पढ़ा आपने एम्पियर के बंद परिपति नियम का अनुप्रयोग नंबर सेकेंड और फर्स्ट दोनों के अंदर आपको मैंने करवाया था कि म्यू नॉट I अपॉन 2πr। क्या फॉर्मूला आया था? म्यू नॉट I अपॉन 2πr। पहले ही अनुप्रयोग में अपन ने करा था, एक सीधे लंबे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, और R दूरी पर अपन ने निकाला तो आया म्यू नॉट I अपॉन 2πr, और यही आया था। यहाँ पर यही फॉर्मूला यूज हुआ था।
कैसे हो रहा है, तो देखो ये एक चालक तार दिख रहा है आपको। 1 मिनट के लिए आप इसको छोड़ दीजिए, आप ऐसे सोचो कि इस चालक तार ए में जो धारा I1 गुजर रही है, जब धारा I1 गुजरेगी तो इससे d दूरी पर कोई बिंदु मान लो, इस B वाले जो तार है ना, इसके जगह आप एक बिंदु मान लो। तो बताओ जब किसी चालक तार में से धारा गुजरेगी तो कुछ दूरी पर स्थित बिंदु पर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र आएगा कि नहीं आएगा। तो हम कहेंगे इस तार में जो धारा I बह रही है ना, इस धारा I के कारण यहाँ पर होगा चुंबकीय क्षेत्र। कितना होगा, तो मान लेते हैं इस जगह चुंबकीय क्षेत्र है वो B1 मान लेते हैं। B1 वेक्टर किसकी वजह से हो रहा है, धारा I1 के कारण, जो कि चालक तार A में बह रही है। अब बताओ B1 जो वेक्टर है इसकी डायरेक्शन किधर होगी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, चालक तार A के कारण d दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ये अपन लिखेंगे। और कितना, B1 वेक्टर, बोलो कितना लिखेंगे, B1 वेक्टर। ये आया B1 वेक्टर। फॉर्मूला क्या रहेगा, म्यू नॉट आई की जगह अपन लिखेंगे I1। अरे कौन सी धारा गुजर रही है, किस धारा के कारण आ रहा है, I1 के कारण, बटे हम लिखेंगे 2 पाई और दूरी कितनी है d। अब बताओ इसकी दिशा, बताइए दिशा किस तरफ होगी। अरे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालनी है तो हम चुंबकीय क्षेत्र का जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग अपन पढ़ चुके हैं कि जो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो किस दिशा में रहेगा। तो आप ये देखो कि यहाँ पर इस तार के अंदर धारा किधर जा रही है, ऊपर की ओर, और धारा किधर जा रही है, ऊपर की ओर। तो धारा जब ऊपर जा रही है तो हम क्या करेंगे, अपने दाएं हाथ के नियम को यूज करेंगे। यहाँ दाएं हाथ का नियम ये कहता है कि किसी धारावाही चालक तार को अपने दाहिने हाथ से इस प्रकार से पकड़ें कि धारा की दिशा में अंगूठा रहे, तो मुड़ी हुई अंगुलियां क्या बताएगी, मुड़ी हुई अंगुलियां बताएगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। बताया था मैंने लास्ट क्लास में। ये एक चालक तार है, मान लो इसके अंदर धारा नीचे से ऊपर की ओर जा रही है, तो इस चालक तार को हम इस प्रकार से पकड़ेंगे कि अंगूठा धारा की दिशा में रहे, तो मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र ऐसा बनेगा, ऐसे पकड़ेंगे इसको, ठीक है। तो ऐसे रहेगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, यानी इस तरफ देखेंगे तो अंदर की तरफ और इस तरफ देखेंगे तो बाहर की तरफ। अतः हम कह सकते हैं ये जो बी वेक्टर की डायरेक्शन है वो अंदर की तरफ रहेगी, यानी क्रॉस के रूप में। तो यहां पर भी लिख दीजिए, क्या लिखेंगे बोलो, यहां जब डायरेक्शन की बात आई तो डायरेक्शन में लिखना तल के लंबवत, तल के लंबवत अंदर की ओर, तल के लंबवत अंदर की ओर, ये आपको लिखना है भाई। और इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाएगी ये। जैसे आपने क्या किया, चालक तार ए के कारण डी दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निकाला B1, वैसे ही आप देखो कि I2 में भी तो धारा प्रवाहित हो रही है और I2 से भी कुछ दूरी पर मान लो बिंदु डी दूरी पर है, इसके कारण भी यहाँ पर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र। और जब धारा I2 के कारण आप निकालोगे यहाँ पर, तो जो चुंबकीय क्षेत्र है वो दूसरे तार के कारण हम मान लेंगे B2 वेक्टर। और अब बताइए इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी, तो फिर से वही अंगूठे को धारा की दिशा में करेंगे, मुड़ी हुई अंगुलियां किसको बताएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। तो इस तरफ तो अंदर की तरफ आ रही है, इस तरफ बाहर, यानी यहां लगाएंगे हम डॉट के रूप में, ठीक है। तो लिख दीजिए एक बार, किसके कारण, तार बी के कारण, बी के कारण डी दूरी पर, डी दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। जब इसका मान लिखेंगे अपन तो ऐसे लिखेंगे B2 वेक्टर बराबर, यहाँ हो जाएगा म्यू नॉट I2 बटे 2 पाई डी। ये तो सिमिलर चलेगा, लेकिन डायरेक्शन की बात आए तो क्या लिखोगे बोलो, कागज के तल के लंबवत, वो था अंदर की ओर, यह है बाहर की ओर, बाहर की ओर, यानी डॉट के रूप, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। और ये था क्रॉस के रूप में, ठीक। ये तो हुआ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अब चलते हैं, अब हमें तो निकालना है बल, तो हम आगे चलते हैं बल की तरफ। अब क्या लिखेंगे देखो, यहां बल लगाएंगे अपन F12 वेक्टर। देखिए हम ये कह रहे हैं
1 मिनट के लिए आप ये सोचो कि यहाँ जो सेकंड जो आपका तार है इसके ऊपर बल कौन लगा रहा है? जो फर्स्ट तार है इसका चुंबकीय क्षेत्र है B1। तो इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर आपने क्या रख दिया? एक तार रख दिया। जब किसी भी चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखोगे तो उस पर लगने वाला चुंबकीय बल कितना होता है बोलो? याद है आपको? F बराबर ILB साइन थीटा। सूत्र याद आया? ILB साइन थीटा ये होता है। इसका मतलब इस पर कौन बल लगा रहा है? पहला वाला। और पहले पे कौन लगा रहा है? दूसरा। क्यों? क्योंकि पहले को रखा आपने दूसरे के चुंबकीय क्षेत्र में और दूसरे को रखा पहले के चुंबकीय क्षेत्र में। ठीक है, तो यहां पर सोल्व करो आगे। F12 क्या है? तार ए पर बी के कारण बल, बी के कारण बल, यही तो है। जो पहले आता है उस पर लगता है। देखो पहले क्या लिखा? 1, तो ए पर लगेगा दूसरे के कारण। ठीक है, सोल्व कीजिए आगे। जब फॉर्मूला अपन लिखेंगे यहाँ पर ILB साइन थीटा, तो देखो आई और फिर एल और बी तीनों देखना। आई किसकी आएगी बताओ? तार ए पर लग रहा है बी के कारण, तार ए पर लग रहा है बी के कारण, तो आई कौन सी आएगी? आप धारा किसकी काम में आ रही? हम ये कहेंगे कि जो फर्स्ट पर लग रहा है तो धारा तो I1 है, लंबाई L की L रहेगी, और B की वैल्यू क्या रहेगी? B यानी किसके चुंबकीय क्षेत्र के कारण लग रहा है? तो ध्यान रखना यहाँ लिखेंगे अपन I तो रहेगा 1, L का L, लेकिन B रहेगा आपका कौन? 2। B2 क्यों लिखा मैंने? क्योंकि जो लगने वाला बल है किस पर लग रहा है? A पर। किसके कारण लग रहा है? B के कारण। B का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कितना है? B2। किसके कारण है भाई? इस तार A पर कौन बल लगा रहा है? B2 चुंबकीय क्षेत्र, इसलिए लिख दिया। अब बात करते हैं साइन आगे थीटा की। तो थीटा किस किस के बीच का कोण है? इसका सदिश रूप पढ़ा था, बताओ कैसे लिखा था? F वेक्टर बराबर I ब्रैकेट में L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर लिखा था। और इसका फॉर्मूला मतलब जब अपन ये फॉर्मूले पढ़े थे, 2 फॉर्मूले निकाले थे अपन इसके, तो इसमें मैंने डायरेक्शन भी बताई थी आपको कि करना क्या होता है। एल की दिशा में अंगुलियां कीजिए, दाहिने हाथी काम में लेना आपको। एल की दिशा में आप अंगुलियां कीजिए और बी की दिशा में उनको घुमाइए। एल की दिशा में क्या करना है? अंगुलियों को, और बी की दिशा में घुमाना है। तो अंगूठा क्या बताएगा आपको? चुंबकीय क्षेत्र की, या जो ये बल है इस बल की डायरेक्शन आपको बताएगा। तो कैसे करेंगे यहाँ देखो। इस बल, इस चालक पर लगने वाले बल की बात कर रहे हैं। तो एक बात बताओ आप, एल यानी कि धारा की दिशा में हम अंगूठा कर देंगे, ठीक है। घुमाना किधर है? अंगुलियों को घुमाना है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। तो चुंबकीय क्षेत्र तो यहाँ बाहर की तरफ, तो अंगूठा किया मैंने किस तरफ? एक बार पहले आप वापस सुनो। एल की दिशा में आपको अंगुलियां करना है और फिर बी की दिशा में घुमाना है, तो अंगूठा अपना आप किसकी डायरेक्शन बताएगा? लगने वाले बल की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एल की दिशा में, ये जो एल है इसकी दिशा में अपन अंगुलियां करते हैं। देखो एल का मतलब धारा की दिशा, तो धारा की दिशा ऊपर है, ऊपर अपन ने अंगुलियां कर दी। अब आप कह रहे हो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र है कौन सा? B2, इसकी डायरेक्शन है बाहर की तरफ। तो जब बाहर की तरफ डायरेक्शन है तो हम अंगुलियों को किधर घुमाएंगे? बाहर की साइड। बाहर की साइड घुमाने पर आपको अंगूठा किधर बता रहा है? इस साइड में। अरे समझ में आ रहा है? वापिस सुनो। धारा की दिशा में अंगुलियां कीजिए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अंगुलियां घुमाइए, अंगूठा बताएगा लगने वाले बल की दिशा। तो यहाँ आपको साफ दिख रहा होगा तो लगने वाला जो बल है वो किधर है? इस साइड में। ये इस साइड में लग रहा है बल। ये डायरेक्शन है कौन से बल की? F12 की। ये कौन सा है? F12 वेक्टर। यानी इस फर्स्ट वाले पर जो बल लग रहा है इधर, ये फर्स्ट वाला तार है, इस पर बल लग रहा है इस साइड में। अभी अपन ने F12 और आपको डायरेक्शन तो पता चल गई लगने वाले बल की, और थीटा नहीं पता चला। तो देखिए थीटा कैसे निकालेंगे? ILB, तो I की डायरेक्शन में L की डायरेक्शन मानते हैं, L और B के बीच में थीटा बता दो आप। तो देखो ये रहा आपका L, मतलब ऊपर की तरफ, और बाहर की तरफ क्या है? बाहर की तरफ है आपका चुंबकीय क्षेत्र। तो जब ऊपर की तरफ लंबाई है, बाहर की तरफ आपका चुंबकीय क्षेत्र है, तो कोण कितना बन रहा है? 90 डिग्री। यहाँ रख दीजिए आप 90 डिग्री। जैसे आप 90 डिग्री रखोगे, साइन 90 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो F12 वेक्टर बराबर कितना आया?
F12 वेक्टर बराबर आया I1 L B2। अब दिशा बताइए किधर से किधर, दिशा यहाँ से लगेगी A से B की तरफ, यानी कि AB वेक्टर। ये इक्वेशन नंबर 3। और सही है क्या? अभी तक कोई दिक्कत नहीं है? या एक काम करो, इक्वेशन 3 इसको मत दो आप, हम क्या करेंगे, इसके अंदर B2 का मान लिखेंगे। कहाँ से? समीकरण 2 से B2 का मान रखने पर, समीकरण 2 से B2 का मान रखने पर, एक बार रखिए आप, B2 का मान रखने पर क्या बनेगा, F12 वेक्टर बराबर B2 का मान है म्यू नॉट I2 बट्टे 2 पाई डी। तो यहाँ देखो ऑलरेडी क्या है, म्यू नॉट पहले रख देता हूँ, ठीक है, फिर I1 भी दिख रहा है, I2 यहाँ से आपको दिख रहा है, और साथ में देखो L आ गया, और अपॉन में क्या है 2 पाई डी। बोलो यहाँ तक समझ में आया क्या? अरे म्यू नॉट I1, देखो ये म्यू नॉट I2 बट्टे 2 पाई डी, म्यू नॉट I2 बट्टे 2 पाई डी, ये तो यहाँ से, और यहाँ से क्या आया, B2 की जगह तो लिख दिया, और I1 और L ये यहाँ से लिख दिया। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। इसको बनाइए आप इक्वेशन 3, ठीक है। अब जो काम आपने F12 के लिए किया वही F21 के लिए कर दो। किसके लिए कर दो भाई? F21 के लिए। कैसे? तो देखिए बिल्कुल इजी है आप, देखो अब हम लिखेंगे F21 वेक्टर। बताओ F21 वेक्टर क्या होगा? ए पर बी लगा रहा था, अब तार बी पर ए के कारण बल, ए के कारण बल निकालो। जब F21 निकालने जाओगे आप तो हम लिखेंगे लगने वाला बल वही I1 की जगह क्या हो जाएगा इस बार I2, L का L रहेगा समान लंबाई लिए, B2 की जगह क्या हो जाएगा B1, साइन फिर भी आपके कितना आएगा 90, ठीक है। साइन 90 का वैल्यू वैसे ही क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो सोल्व करने पर क्या आएगा F21 वेक्टर बराबर I2 L B1, ठीक है। अब बात आती है कि B1 की डायरेक्शन, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र आपको दिख रहा है B1, ये अंदर की तरफ है, और बल की दिशा चाहिए F21 की दिशा चाहिए आपको। तो क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मतलब आपको पता है अंदर की तरफ है, तो आप धारा की दिशा में अंगुलियां करके उनको किस तरफ घुमाइए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। अंगूठा आपको क्या बताएगा, चुंबकीय बल की दिशा। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं भाई। अब देखो इस जगह निकाल दी ना आपको, तो धारा ऊपर की तरफ है, तो धारा की दिशा में अंगुलियां कर दो। मोड़ किस तरफ मोड़ना है आपको, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में इनको घुमाना है, तो ऐसे मानना पड़ेगा। तो देखो धारा की दिशा में अंगुलियां कर दी, अंदर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र है तो अंदर की तरफ मोड़ेंगे, तो अंगूठा बताएगा हमारे को बल लगने वाले बल की दिशा। तो यहाँ बात करें F21 की, तो डायरेक्शन जो आएगी वो ये आएगी, देखो इस तरह। ये डायरेक्शन आई किसकी, F21 की, F21 वेक्टर की डायरेक्शन ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ डायरेक्शन इसके ब्रैकेट में लिखेंगे, किधर से किधर है बोलो, बी से ए की तरफ, ये बी ए वेक्टर। इक्वेशन नंबर, अभी इसको इक्वेशन मत दो आप, क्योंकि हम B1 का मान कहाँ से लिखेंगे, समीकरण 1 से। जैसे ही आप समीकरण 1 से B1 का मान रखोगे, F21 वेक्टर क्या बनेगा बताओ, F21 वेक्टर बनेगा I2 L, ये तो पहले से आपके पास। B1 का मान लिखेंगे यहाँ से, ये है म्यू नॉट I1 बटे 2 पाई डी, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, म्यू नॉट I1 भी है, ठीक है। यहाँ गुणा में कौन आ जाएगा I2, फिर L है, B1 की जगह ये लिखा तो नीचे आएगा 2 पाई डी। इसको आप समीकरण नंबर 4 नाम दे दीजिए, ये इक्वेशन नंबर 4। अब आप 1 मिनट के लिए इक्वेशन 3 और 4 को देखिए। जैसे ही समीकरण
3 व 4 को आप देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, राइट हैंड साइड बिल्कुल सेम। देखो म्यू नॉट आई वन आई टू एल बटे 2 पाई डी, म्यू नॉट आई वन आई टू एल बटे 2 पाई डी, अरे बिल्कुल सेम है कि नहीं है। तो हम ये कहेंगे दोनों की राइट हैंड साइड जब सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम करेंगे। F12 वेक्टर बराबर है F21 वेक्टर, है कि नहीं। परिमाण में समान है, दिशा में विपरीत है, इसलिए यहाँ माइनस चिन्ह लग जाएगा। अरे परिमाण में समान है कि नहीं, ये देखो इसकी वैल्यू भी आई म्यू नॉट आई वन आई टू एल बट्टे 2 पाई डी, इसकी भी आई म्यू नॉट आई वन आई टू एल बट्टे 2 पाई डी। अतः हम कहेंगे जब दो समांतर धारावाही चालक तार होते हैं तो इनके मध्य लगने वाला बल परिमाण में समान लेकिन दिशा में विपरीत, और ये एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, समान परिमाण के बल से एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है यहाँ तक भाई, ठीक, नोट करो इसको आप। अब देखो जो अपन ने ये पढ़े हैं टॉपिक, आगे अपन कुछ क्वेश्चन करते हैं जो इन पर आधारित है, ठीक है। बाद में अगली क्लास में अपन आगे के टॉपिक पढ़ेंगे। हाँ तो देखिए कल अपन ने लास्ट क्लास के अंदर ये वाला 6वां क्वेश्चन कर लिया था, अब 7वां क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 ये है, पढ़िए आप, कि एक परिनालिका में आई विद्युत धारा प्रवाहित होने के होने से कर देना इसको, होने से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र भी है। मतलब मान लो एक ऐसी परिनालिका है, ये इस प्रकार की एक परिनालिका है, इसमें धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है आई, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना हो रहा है बी, ठीक है, इतना दे दिया। परिनालिका की लंबाई लंबाई और फेरों की संख्या को दुगुना कर दिया जाए। क्या चेंज कर रहे हो, एक तो आप लंबाई को दुगुना कर रहे हो, एक फेरों की संख्या को दुगुना कर दिया जाए, करने पर वही चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करने के लिए प्रवाहित धारा करनी पड़ेगी। अब ये कह रहा है कि अभी इसका चुंबकीय क्षेत्र बी आ रहा है, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, अब इसकी जो लेंथ है, लेंथ को कर रहे हो डबल एक तो, और इसके अंदर जो फेरे थे ना टोटल उसको भी कर रहे हो डबल। तो इससे पहली बात तो फर्क क्या पड़ेगा वो आप समझोगे। परिनालिका है, परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है ये बताओ आप। बी बराबर होता है म्यू नॉट एन आई, है कि नहीं, म्यू नॉट एन आई। अब जब आप परिनालिका की लंबाई और फेरों की संख्या दोनों डबल कर रहे हो तो क्या यहाँ पर देखो, यहाँ तो केवल स्मॉल एन है, स्मॉल एन होता है एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, तो कुल लंबाई में फेरों की संख्या कैसे निकालते हैं, तो सुनो एक फॉर्मूला मैंने आपको करवाया था, इसी का सेकंड रूप ऐसे लिख सकते हो आप, म्यू नॉट कैपिटल एन आई अपॉन 2 पाई क्या हो जाएगा आर, ये करवाया था। अब आप सोचो इसके अंदर ये दोनों जो चीजें आपने बढ़ाई है ना, एक तो लंबाई बढ़ाई और एक फेरों की संख्या, ये सारी चीजें यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। कैसे, म्यू नॉट एन को कर दिया डबल तो 2n लिख दिया, साथ में आई है ही है, आ जाओ नीचे। अब यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं कि आपने क्या करा, लंबाई डबल करी, जब लंबाई डबल करोगे तो बताओ क्या प्रभाव पड़ेगा, लंबाई जब बढ़ाओगे तो परिनालिका के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, हम कहेंगे लंबाई बढ़ने के साथ साथ यहाँ जो त्रिज्या है, ये जो दूरी है, ये क्या है 2 पाई आर, क्या है परिनालिका की परिधि है या लंबाई के दो, इसको अपन टोरॉइड में बदला तो परिधि थी और इसकी क्या है तो सीधी लंबाई है। इसको आप इसको भी डबल कर रहे हो, यानी कि जो 2 पाई आर है ना इसको भी आपने कर दिया डबल। अब बताओ ये भी डबल ये भी डबल, तो 2 से 2 कट जाएगा ना भाई, तो रिजल्ट क्या आएगा म्यू नॉट एन आई बट्टे 2 पाई आर, और इसको हम फिर से क्या कह सकते हैं म्यू नॉट एन आई कह सकते हैं। तो आपको कुछ चेंज करना पड़ेगा, आई तो आई रहेगी, आई में कोई परिवर्तन नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है, तो आई का तो रहेगा आई, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा, ठीक है भाई, बात समझ में आ गई आपको। इसको बढ़ाओगे फेरों की संख्या को तो यहाँ पर भी बढ़ेगा, 2 से 2 कटेगा, फाइनल रिजल्ट हमारे सेम टू सेम आ रहा है। आगे चले,
अगले क्वेश्चन पे आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो आप। एक टोरॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान B है, ठीक है। एक टोरॉइड अपन बना ही लेते हैं। ये इस प्रकार से एक टोरॉइड है, इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान, अंदर का मतलब यहाँ अंदर चुंबकीय क्षेत्र दे रखा B वेक्टर। अंदर जब भी बोले तो इसके अक्ष की बात हो रही है, ठीक है ना, जो अपन ने फाइंड किया था इसी क्लास के अंदर। फिर बोल रहा है यदि टोरॉइड के एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है, ठीक है, फेरों की संख्या n है। आगे बढ़ो, इसमें प्रवाहित विद्युत धारा I है, ठीक है, धारा इसमें I प्रवाहित हो रही है। इसके बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान, देखो सारी चीजें हमारे को दी पहले, ये सारी चीजें दी है कंफ्यूजन के लिए, कंफ्यूज करने के लिए दी है, बाकी इनका कोई मतलब नहीं है। आपको टोरॉइड दिया, टोरॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र दे दिया, ठीक है, हमें पता है कि चुंबकीय क्षेत्र B है। टोरॉइड की एकांक लंबाई में फेरे n, ठीक है, फिर धारा भी इसमें प्रवाहित हो रही, लेकिन इसने पूछा कहां पर है, पूछा है इसके बाहर। जैसे ये बाहर आप देखोगे सीधा आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया कि इस टोरॉइड के बाहर चुंबकीय क्षेत्र 0, इसके अंदर यहां पूछे तो भी 0, लेकिन अंदर का जब ये वाला अक्ष की बात आए तो आपका जो चुंबकीय क्षेत्र आता है वो आता है म्यू नॉट एन आई। बोलो क्या आता है, म्यू नॉट एन आई, ठीक है क्या। इस प्रकार से आपको कंसेप्ट क्लियर रखने हैं जिससे क्वेश्चन फटाफट से आपके सोल्व हो जाए। आगे चले भाई, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप। तार की एक वर्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं। मतलब आप जो चीजें दे रखी है ना पहले लिखते जाओ, इन क्वेश्चनों को सोल्व करने का तरीका यही है कि 100 फेरे हैं, ठीक है भाई, 100 फेरे दे दिए। फिर क्या बोला है, प्रत्येक की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, प्रत्येक की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में ही लिखेंगे। और इनमें 0.40 एम्पियर यानी कि धारा कितनी गुजर रही है, 0.40 एम्पियर की धारा यहाँ पे गुजर रही है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या होगा। यानी एक इस प्रकार की एक कुंडली है, फेरे कितने हैं उसमें, बहुत सारे फेरे हैं, कितने, 100 फेरे। त्रिज्या कितनी है इसकी, 8 सेंटीमीटर। धारा कितनी गुजर रही है इसमें से, 0.40 एम्पियर, ठीक है भाई। तो हमें तो क्या चाहिए, इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, जिसका फॉर्मूला आपको मैंने बताया था, म्यू नॉट एन आई बट्टे 2 कैपिटल आर। अरे यही तो बता रखा है आपको, म्यू नॉट एन, या तो आपने देखा होगा कि म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर लिखते हैं। एन क्यों लिखा, क्योंकि एन फेरे हैं। अब सारे मान यहाँ पे रख दीजिए तो बी बराबर क्या बनेगा, म्यू नॉट का मान तो अपन लिखते हैं कितना, बोलो, अरे म्यू नॉट का मान कितना होता है, 4 पाई गुणा 10 की घात -7 इंटू एन का मान आपको क्वेश्चन में दे रखा है 100, इसका मान भी दे रखा है 0.40, फिर बटे 2 इंटू आर की वैल्यू दे रखी है 8 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को किस में बदल देंगे भाई, 8/100 कर देंगे। कितना करेंगे, 8/100। अब देखो कैसे सोल्व होगा। बी बराबर है, जो चीजें कट रही काट दो आप पहले तो। एक तो देखिए पॉइंट यहाँ से हटा दो, पॉइंट हटाने पर यहाँ पर लगेगा डबल जीरो इस वाले, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएगा, और क्या कटेगा, तो ये 2 से ये 4 कट जाएगा 2 बार, ठीक है। इस 2 से 8 कटेगा 4 बार, ठीक है। और इस 4 से 100 कटेगा, या 4 से इस 40 को काट दो 10 टाइम, ठीक है। 4 से 40 को काट दिया 10 बार, तो यहाँ 100 और ये हो जाएगा 1000। भाई यहाँ तो 100 है और ये 10 है तो गुणा हो गया 1000। 1000 का मतलब होता है 10 की घात 3 इंटू 10 की घात -7। जब सोल्व करोगे तो 10 की घात कितना बचेगा, -4। और चुंबकीय क्षेत्र है तो पीछे मात्रा क्या लगाओगे, टेस्ला, ठीक है भाई। चेक कर लेना, ऐसा ही क्वेश्चन अपन ने एक पहले भी कर रखा है, तो रिपीट तो नहीं हुआ, ये हो भी गया तो कोई दिक्कत नहीं, अपने रिविजन हो गया ऐसा मान, ठीक है। इस प्रकार से अपन आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। और देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए आप। एक लंबे सीधे तार से
35 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, यानी धारा तो है 35 एम्पियर। ठीक है, आगे पढ़ो। तार से 20 सेंटीमीटर की दूरी को अपन r मान लेते हैं, और वो दे रखी है 20 सेंटीमीटर। दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान आपको ज्ञात करना है। यानी ये कह रहा है ऐसे एक तार है, धारा उसमें से गुजर रही है, r दूरी पर एक बिंदु है, उस बिंदु पर आपको चुंबकीय क्षेत्र चाहिए। तो बताओ ये कौन सा अनुप्रयोग है? ये है एम्पियर के बंद परिपथीय नियम का फर्स्ट अनुप्रयोग, उस पर आधारित ये आपका न्यूमेरिकल है। कैसे बनेगा देखिए। पहले तो आपको इसका फॉर्मूला पता रखना है। जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है वो होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, है कि नहीं? तो मान रखो एक बार, b बराबर म्यू नॉट का मान होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, फिर इंटू आई कितनी है बोलो 35, फिर अपॉन 2 पाई इंटू आर कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर दे रखा है। तो अपन क्या कर देंगे, इसको मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब देखो काट दो, पाई से पाई कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 से 4 2 बार, 2 से ये कटेगा 2, 0 से 0, और फिर ये जो 10 है वो ऊपर चला जाएगा। तो कितना बचेगा बोलो, b बराबर 35 इंटू 35 बच गया, और ये जाएगा 10⁻1 प्लस की है, ये तो प्लस की है तो इसमें से घटेगी तो कितने बचेगी 10⁻, यहाँ हो जाएगा -6 और टेस्ला। पॉइंट में बदल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट में बदलने पर क्या होता है, लेफ्ट हैंड जाने पर आप पावर को बढ़ा देना और राइट में जाने पर पावर को घटा देना। तो कुल मिला के जब आपका थ्योरी और डेरिवेशन अच्छे से कंप्लीट है तो न्यूमेरिकल तो आप कितने भी बना सकते हो। ठीक है, और एग्जाम में तो आधे क्वेश्चन ऐसे आते हैं ऑप्शन वाले कि जिनमें आपको बिना पेन उठाए भी आंसर कर सकते हो। ठीक है, वो कब कर सकते हैं, जब आपके कंसेप्ट क्लियर हो सारे। ठीक है, कैलकुलेशन अच्छी होगी तो कितना भी बड़ा क्वेश्चन देगा आप आसानी से जल्दी से कर लोगे। ठीक है भाई, आज की इस क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे। अगली क्लास में इस चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे, और लगभग अपनी एक आध या दो क्लास के अंदर सारे जो कंसेप्ट हो जाएंगे कंप्लीट। उसके बाद में अपन एक क्लास क्वेश्चन की रखेंगे, और इस प्रकार से अपना जो चौथा पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है भाई, धन्यवाद।